हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का यह चौथा अध्याय है, उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। आप जान रहे हैं, आधुनिक भारत में आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जनजातीय विद्रोह, जनजातीय समाज कहाँ पर था, ये सब बातें यहाँ पर आपको बताई गई है। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। लिखा गया है कि जो है पिछले अध्याय में आप अंग्रेजों की लगान व्यवस्थाओं तथा कृषि के विषय में जो है किसी के क्षेत्रों में आ रहे बदलावों के बारे में जाना। आपने यह भी जाना कि किसानों, जमींदारों एवं गांव के अन्य लोगों पर उनका क्या प्रभाव पड़ा। आज मतलब कि प्रभाव उस समय क्या पड़ा, जो ये जमींदारी, ये रैयतबारी, ये महलवारी जो व्यवस्थाएं आपने देखी। आगे है कि भारत के कई इलाकों में उनकी इन नीतियों के खिलाफ किसानों के संघर्ष की शुरुआत के बारे में आपने जाना कि शुरुआत जो हो जाती है कहाँ, पूना के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जो है यहाँ पर संघर्ष शुरू होता है। अब इस अध्याय में आप भारत के वनों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समाज के लोगों के जीवन पर अंग्रेजी शासन की नीतियों से पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानेंगे। आप वन के बारे में क्लास 9 में आपको अच्छी तरह से बताया गया कि एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है। तो चलिए हम पहले इसको करते हैं और हम बीटीबीसी जो है आपको जो भी हिस्ट्री है वो भी हम पढ़ा देंगे। चलिए यहाँ पर जो है लिखा गया है कि ये जो सारे देख रहे हैं ये जनजातीय बहुल क्षेत्रों को यहाँ पर इंगित करता हुआ ऊपर में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में जो है गुड्डी, वन, गुर्जर और जो है भोटिया। यहाँ पर राजस्थान में देखेंगे तो सहारिया और जो है भील। और यहाँ पर देखेंगे गुजरात में तो वान, गुज्जर और राठवा और वंजारा महाराष्ट्र में मिलता है। और यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश के टाइप जो है तेलंगाना के इधर वंजारा, गोंड, कोया ये सब। और केरल के इलाके में माला और इरुलर। और यहाँ पर देखेंगे बिहार के क्षेत्रों में और जो है झारखंड के क्षेत्रों में संथाल, मुंडा, देओब, संथाल, ये जो है संथाल कुछ जो है पश्चिम बंगाल में भी मिलता है। और यहाँ पर जो उड़ीसा का क्षेत्र है वहाँ पर बजारा, बोंडा, कढ़ा, कोया, सओरा, खांड ये सब मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के भी क्षेत्रों में आपको बेगास, मारिया, गांव ये सब आपको मिलता है। और इधर जब चलेंगे खांसी है, जयंतिया पहाड़ी जानते हैं मेघालय में, तो यहाँ पर ये सारे जो है मिलते हैं। जनजाति नागा है, ये अरुणाचल प्रदेश, असम के क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में आपको निशी है। ये जो है सारे क्या है जनजातीय क्षेत्र है। चलिए आगे हम चलेंगे। यहाँ पर अब धीरे धीरे जो भी जनजाति है उसके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। तो जनजाति लोग के जो हैं, जनजाति समाज के लोग आम भाषा में आदिवासी भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आदिवासी। ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि वे इस महाद्वीप में सबसे पुराने समय से रहने वाले लोग हैं। मतलब आदि मतलब पुराना, वासी मतलब वहाँ के रहने वाले, प्राचीन काल से। यहाँ पर देखेंगे, ये समझ गए आप। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि प्राचीन काल से ही उनका जीवन पूरी तरह से वनों पर निर्भर था और उनके गांव बस्तियां आमतौर पर जंगलों के बीच या आसपास होते थे। उनके दैनिक उपयोग की अधिकांश जरूरतों की पूर्ति जंगलों से ही होती थी। हमेशा से ही ये आदिवासी पूरी स्वच्छंदता से वन संसाधनों का उपयोग करते आ रहे थे। वे जंगलों को साफ कर खेती योग्य जमीन तैयार करते थे। समतल क्षेत्र में हल से खेती करते थे। यहाँ वे धान, दलहन एवं मक्का उपजाते थे। ये जो जनजाति लोग होते थे जिनको आदिवासी भी आप कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जंगलों को साफ करके खेती करते हुए आदिवासी। और उसके बाद यहाँ पर आपको याद होगा कि झूम खेती किसको कहते हैं कि लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे उनकी खेती का तरीका अलग था और उसे झूम खेती कहा जाता था। इसके अंतर्गत क्या होता था? तो इसके अंतर्गत वे जंगलों के किसी भाग को काट छांट कर साफ करते थे और 2-3 वर्षों तक उस जगह पर खेती करने के बाद उस जगह की जो उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी, तब वे किसी और स्थान यह जो है प्रक्रिया फिर से करते थे। जंगल को काटते थे और फिर जो है उसको जलाते थे। फिर जो है वहाँ पर खेती होती थी, 2-3 साल खेती होती थी, फिर उर्वरा शक्ति गायब, फिर वह दूसरा जगह ढूंढेंगे। ये समझ गए? ये देखिए
खेती का उपयोग जो है करता हुआ पशु आदिवासी, ये जो है पशु का उपयोग कर रहे हैं आदिवासी, जो समतल जो मैदानी इलाका होता है वहाँ पे। समझ गए? आगे चलिए। आगे है कि समाप्त हो जाते थे, किसी स्थान पर प्रक्रिया फिर दोहराते थे और कुछ वर्षों तक परती छोड़ देने के बाद पहले की तरह जो है वहाँ वापस जंगल उगाता था और इससे उनकी खेती का काम भी हो जाता था और जंगल को भी कोई नुकसान नहीं होता था। इस विधि को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर इस विधि को जो है इस विधि को घुमंतू कृषि के नाम से भी जाना जाता है। झूम खेती को घुमंतू कृषि भी कहते हैं, याद रखिएगा। आगे है कि जंगलों को उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाती थी, जैसे कि जलावन के लिए लकड़ियाँ, भोजन के लिए कंदमूल, फल, शहद आदि या फिर जड़ी बूटी यूँ उन्हें बड़ी आसानी से मिल जाती थी। मेघालय के क्षेत्रों में जाइए, आपको जड़ी बूटी बहुत सुंदर जो है बहुत ही उस पहाड़ी में आपको बहुत सारे जड़ी बूटी देखने को मिलते हैं। इन जो है सबके अतिरिक्त ये पशुपालन भी किया करते थे, जिनका चारा भी उन्हें जंगलों से मिल जाता था। उनके घर भी जंगल की लकड़ियों के ही बने होते थे और अपनी ज़रूरतों के इस्तेमाल के अलावा जंगल से प्राप्त होने वाले जो कुछ वस्तुओं जैसे कि शहद, जड़ी बूटी, कुछ खास तरह के फल इत्यादि को पास के बाजार में बेचकर अपनी छोटी-मोटी आवश्यकताएं पूर्ति किया करते थे। आवश्यकता की जो वस्तुएं इन्हें जंगल में उपलब्ध नहीं होती थी, जैसे कि नमक, कपड़े आदि, उनकी खरीदारी भी वे पास के गाँव के अलावा जो है गाँव के व्यापारियों से जो है जंगल से प्राप्त, मतलब कि ये समझना है सीधे कि आवश्यकता की जो वस्तुएं इन्हें जंगल में उपलब्ध नहीं होती थी, जैसे कि नमक हो गया, कपड़ा हो गया आदि बहुत सारे सामान होते थे दैनिक जीवन के लिए, तो उनकी खरीदारी भी वे पास के गांव के व्यापारियों से जंगल से प्राप्त इन्हीं वस्तुओं के बदले में किया करते थे। जंगल से प्राप्त जो है इन्हीं वस्तुओं से जो भी जंगल में मिलता था उसे वो अदला बदली करते थे। हालांकि इसके लिए उन्हें काफ़ी ऊंची कीमत चुकानी पड़ती थी। क्या करती थी? काफ़ी कीमत जो है चुकानी पड़ती थी। जो भी सामान लेने जाते थे तो उसमें आपको जो है उससे ज़्यादा कीमत देना पड़ेगा। ये देखिए, तीर धनुष से शिकार करते हुए आदिवासी, आपको जो है आदिवासी ऐसे शिकार करते हुए आप जो है डिस्कवरी में देखे होंगे या आप यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में कैसे शिकार किया जाता है। बहुत सारे लोग जो है दिखाते हैं, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, अफ्रीका के जो है आदिवासी लोग हैं, जनजाति लोग, उनके बारे में ये वैसे ही व्यक्ति को आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आगे चलेंगे। जनजातीय समिति के लोग भोजन के लिए कुछ छोटे जानवरों जैसे कि हिरन, तीतर तथा अन्य पंछियों का शिकार भी करते थे। आजकल आपको अगर याद होगा कि अपने गांव के आसपास अन्य क्षेत्रों में भी जो शिकार करते हुए लोग आपको, जो गुलगुलवा टाइप का लोग होता है जिसको गुलगुलवा कहते हैं और या उसको आप बंजारा भी कहते हैं, तो वो लोग जो है क्या करता है, आता है, मतलब अभी के क्षेत्र में घुमंतू जो लोग हैं उनके बारे में बता रहे हैं। वो आपको देखिएगा उसका जो निशाना होता है बहुत सटीक होता है, तुरंत जो है पंछी को मार देगा, तुरंत जो है खरगोश को मार देगा, ऐसे करके। मगर जो है ज़्यादातर उनका भोजन जंगलों से कंदमूल, फल और अनाज भी होता था। लेकिन कंदमूल, फल, अनाज भी जंगलों से होता था। समझ गए? चलिए अब हम देखेंगे कि इनके उद्योग धंधे भी जंगलों पर ही आधारित थे। हाथी दांत, बांस तथा कुछ धातुओं पर जो है की गई उनकी कलाकारी दूसरे समुदायों में भी काफ़ी पसंद की जाती थी। कलाकारी ये करते थे और कुछ इलाकों में रबर, गोंद आदि चीज़ें उन्हें जंगलों से मिलती थी, उसका भी व्यापार वो करते थे आदिवासी लोग। आगे यहाँ पर देख सकते हैं मणिपुर में जो है जेलियांग जनजाति के द्वारा तैयार किया गया तकिया का गिलाफ, और यह जो देख रहे हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के जनजाति महिलाओं द्वारा परंपरागत हथकरघा से बुनाई करते हुए। आगे देखेंगे यहाँ पर कि आगे चलकर जो है कुछ जनजाति या समुदायों ने लाख और रेशम उद्योगों को भी अपनाया। वही रेशम और लाख कहते हैं कि कीड़े पालते और बाद में उसे बाहर के व्यापारियों से बेच देते थे, व्यापारियों को वो बेच देते थे। आमतौर पर इन गतिविधियों में उन्हें ज़्यादा फायदा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जो है व्यापारी जो होता था उनकी चीज़ों को बहुत ही कम दाम में खरीदता था, जबकि उन वस्तुओं के वास्तविक मूल्य जो है काफ़ी अधिक होते थे। और इन सब के अतिरिक्त आदिवासी महिलाएं जो घरों में चटाई
मिठाई बनाने का, बुनाई करने एवं वस्त्र बनाने का जो है काम करती थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा कि क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखेंगे कि जनजातीय समाज के लोग, मतलब जनजातीय समाज के जो लोग थे, जंगल का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? क्या उनके उद्योग को विकसित करने में भी जंगल की भूमिका थी? देखिए, जनजातीय लोग अपने दैनिक जीवन की जो आवश्यकता होती थी उनकी वो पूर्ति करते थे, जैसे कि जलावन हो गया, लकड़ी हो गया, भोजन के लिए कंद मूल, फल, शहद आदि, और जड़ी बूटियाँ भी मिल जाती थी, जो कि उनकी बीमारी जो भी होता था वो जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे। और जंगल में जो है वो पशुपालन भी करते थे, चारा भी जो है उनको जंगल से मिल जाता था, घर बनाने के लिए लकड़ी भी मिल जाता था, शहद और ये सब जो है जड़ी बूटी, ये सब फल जंगल से उनको मिल जाता था। और यहाँ पर आपको याद होगा, ऊपर हमने पढ़ाया है कि हिरण, तीतर, पंछी का शिकार जो है वो बहुत ही आसानी से करते थे, बहुत ट्रेनिंग उसको दिया, मतलब लेते थे और आसानी से करते थे। और उनके उद्योग धंधे की जो है बात करें तो वो जंगलों पर ही आधारित होती थी, जैसे कि दांत हो गया, हाथी का दांत हो गया, बांस हो गया, उस पर जो है की गई कलाकारी हो गई, ये सब जो है वो उद्योग धंधे में। और कहीं रबर, गोंद आदि व्यापार भी वो किया करते थे। बाद में जो है यहाँ पर आपने देखा कि बाद में वो लाख या जो है रेशम जिसको बोलते हैं, रेशम का जो है उन्होंने उद्योग अपनाया। ये समझ गए, धीरे धीरे उद्योग को विकसित करने की जंगल की क्या भूमिका। तो आपने यहाँ पर देखा ना, रेशम यहाँ पर उपजाना शुरू करता है, मतलब उद्योग करना शुरू करता है। और समाज जो है, जनजातीय समाज उद्योग को विकसित करने में भी जो है जंगल की लिए महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर थी। और यहाँ पर उद्योग को विकसित करने के लिए जंगल की महत्वपूर्ण भूमिका, जंगल की क्या भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन तो उसी पर उसका टिका हुआ। चलिए आगे चलेंगे यहाँ पर कि इस तरह सदियों से पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर रहने के बावजूद इनकी गतिविधियों से जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था, बल्कि वे हमेशा उसकी सुरक्षा करते थे। ये जनजातीय लोग, जंगल के बाहर की दुनिया से उनका कोई संबंध जो है ज़्यादा नहीं था और वे अपनी शांत और सरल जिंदगी से संतुष्ट थे। लेकिन उनकी ये संतुष्टि अंग्रेजों के आने के बाद बहुत दिनों तक नहीं बनी रही। तब होता है विद्रोह। अब देखिए, अंग्रेज आ गया। अब अंग्रेज द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं तथा नियमों का जनजातीय जीवन पर, समाज पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो हमने पहले पाठ में पढ़ा है कि किस तरह अंग्रेजी सरकार के अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए प्रयास में लगे थे। इसके तहत भू राजस्व व्यवस्था में उनके द्वारा किए गए बदलाव से आप पिछले पाठ में परिचित हैं। आगे इस प्रयास के अंतर्गत हुए जंगलों व उसके आसपास रहने वाले जनजातीय समाज के गांव और बस्तियों तक भी पहुंच गए। इसके पीछे अंग्रेजी समाज जो है, अंग्रेजी सरकार का उद्देश्य क्या था? इसके पीछे अंग्रेजी सरकार का उद्देश्य क्या था? जनजातीय क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करते हुए भूमि से लगाना शुरू करना। परंपरागत रूप से इस समाज के लोगों का यह मानना था कि जंगलों को साफ करके उनके पूर्वजों ने उसे खेती के लायक बनाया है, इसीलिए जमीन के मालिक वे स्वयं हैं। इसके लिए जो क्या कह रहा है कि परंपरागत रूप से इस समाज के लोगों का क्या मानना था कि जंगलों को साफ करके उनके पूर्वजों ने उसे खेती के लायक बनाया था, इसीलिए जमीन के मालिक वे स्वयं हैं। इसके लिए उन्हें किसी को किसी तरह का लगान या कर देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नई लगान व्यवस्थाओं के तहत उन सब के द्वारा जोती जाने वाले जमीनों को भी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया गया। और जैसा कि आपने पढ़ा, बाकी किसानों के साथ क्या हुआ, तो उनके ऊपर सालाना लगान की राशि तय कर दी गई। लगान की यह राशि उनके लिए इतनी ज़्यादा होती थी कि अक्सर उन्हें चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता था, और कर्ज चुका पाना उनके लिए क्या था, बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। अभी भी आप कर्ज ले लीजिए, चुका पाना आपको सोचने में मजबूर हो जाइएगा। आप दिन रात सोचिएगा कि कैसे कर्ज को हम तोड़ें, नहीं टूटेगा। लोगों की जो है यहाँ पर दयनीय स्थिति होने लगती है। दयनीय स्थिति सभी की होती है जो कर्ज में डूबे रहते हैं। देखिए, इस तरह धीरे धीरे उनके ज़मीनें तथा जो ज़मीन थे वो तो नीलाम होने ही लगी या फिर महाजनों के कब्जे में जाने लगी। जो जिससे लेता था रुपया, उसके कब्जे में अब वो जाने लगा, नीलाम होने लगा। और इसका एक सीधा असर झूम खेती करने वाले किसानों पर पड़ा, जो इधर से उधर जाकर खेती करते थे। ये खेती जो है अब क्या हो गया, अब उन्हें अलग अलग ज़मीनों पर खेती करने की आज़ादी नहीं रही।
कोई जो है 2 साल 3 साल एक जगह करेगा, फिर 1-2 साल दूसरी जगह जाकर करता था। अब वो क्या हुआ, आज़ादी छिन गई। आगे चलिए, यहाँ लिखा गया है कि इनकी बस्तियों तक सरकारी कर्मचारियों के पहुँचने का एक दूसरा असर भी हुआ। कर्ज लेने वालों की संख्या बढ़ने के कारण अब इनके क्षेत्र में गैर आदिवासी सेठ जो यहाँ पर आकर बसने लगे थे, गैर आदिवासी सेठ, महाजन एवं सूदखोरों का प्रवेश यहाँ पर हो गया। ये महाजन व शाहूकार हमेशा इस प्रयास में रहते कि किस तरह उनकी ज़मीन को हथियाया जाए और उन्हें अपना बंधुआ मजदूर बनाया जाए। मतलब हम तुम्हारा ज़मीन लेंगे, अब तुम्हारा मेरा ज़मीन हो गया, अब तुम उस पर काम करो, तुम्हारा ज़मीन गया। ये जो है किसी तरह से सेठ जो महाजन होता था पहुंच गया वहाँ पर जंगल में। अब जो है उसके वहाँ तो रुपया देता था और अब ज़मीन हथियाने के लिए फिराक में हर संभव रहता था। आगे चलेंगे। अंग्रेज़ों के समय एक नई बात आई, जंगल की लकड़ी का व्यापार अचानक ही बड़ी तेज़ी से बढ़ा। उस समय कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, मतलब उस वक्त कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, चेन्नई जो देख रहे हैं अभी क्या नाम था उसका, मद्रास, यहाँ पर मद्रास, समझ गए। तो जैसे जैसे बड़े शहर बच रहे थे, मीलों लंबी रेल लाइनें बिछाई जा रही थी, रेल लाइन जो है बिछाई जा रही थी और बड़े बड़े जहाज बनाए जा रहे थे। इन सब के लिए लकड़ी की तो ज़रूरत होती। ये देखिए, हमने जो है आप क्लास 9 हिस्ट्री का जो है पढ़िए, उसमें हमने लकड़ी के बारे में बहुत सुंदर से बताया है। देखिए, ये जंगल की कटाई जो है करवाकर स्लीपर तैयार करते अधिकारी, और जंगल के जो भी स्लीपर के लिए वृक्ष होते हैं, साल, सागौन, इसी का जो है यहाँ पर खेती करवाया, मतलब कि रोपाया जाता था। और यहाँ पर और जो भी जंगल अपने आप उगते थे उसको काट दिया जाता था। यहाँ पर देखेंगे कि सन 1850 के बाद भारत में अंग्रेजों ने रेलवे की शुरुआत की। 53 में शुरू होता है, ये तो आप जानते हैं, बम्बई से ठाणे चलता है। और आगे है कि तब से लेकर 1910 तक करीब 50,000 किलोमीटर रेल लाइनें बिछाई जा चुकी थी। 10 तक, कब तक, 1850 से 1910 तक रेल लाइनों के स्लीपरों तथा रेल के डिब्बे के लिए लकड़ियां की आवश्यकता थी और इसके लिए अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई करानी शुरू कर दी। और इसके अलावा इमारतें, खदानों व जहाज़ों के लिए भी भारी मात्रा में लकड़ी काट कर बेचा जाने लगा। यह काम लकड़ी के व्यापारी और जंगल के ठेकेदार किया करते थे, जो व्यापारी होता था और जो ठेकेदार लकड़ी का। अंग्रेज सरकार को भी इस लकड़ी के व्यापार से बड़ा फायदा होता था। सरकार जंगलों को काटने का ठेका नीलाम करती थी, मतलब जंगल का कौन काटेगा उसका ठेका नीलाम होता था। ठेकेदारों से मिले पैसों से सरकार को बहुत आमदनी होती थी। ये देखिए, स्लीपर क्या होता है, तो लकड़ी का तख्ता जिसके ऊपर रेल की पटरियां बिछाई जाती थी। अभी भी आप जो है देख सकते हैं, कहीं कहीं आपको वो ढेर मिल जाएगा। रेलवे स्टेशन पर जाइएगा, रेलवे के जो है कहीं क्रॉस भी करते होंगे तो आपको लकड़ी का स्लीपर कहीं फेंका हुआ नज़र आता है। तो वही अभी जो आप देखते हैं कि सीमेंट, गिट्टी से, बालू से इसका निर्माण किया जाता है। अब पहले क्या था, तो ये लकड़ी का जो है स्लीपर होता था, लकड़ी का ही तख्ता होता था जिसके ऊपर रेल की पटरियां, ये जैसे ये देखिए, ये आप तो जानते हैं, ये रेल का पटरी हो गया और ये आपका स्लीपर हो गया। चलिए आगे चलेंगे कि जब ठेकेदार बेतहाशा जंगल काटने लगे और जंगल तेजी से खत्म होने लगे, तब अधिकारियों की चिंता होने लगी। अगर सारे जंगल कट जाएंगे तो रेल, जहाज और मकानों की लिए लकड़ियां कहाँ से आएगी। तब उन्होंने जंगलों में नए पौधे लगाने के लिए शुरू किया, नया पौधा जो है लगाना शुरू किया, मगर उन्होंने ऐसे पौधे लगाने शुरू किए जिनकी बाजार में मांग थी। जो जहाज बनाने के लिए, जो स्लीपर बनाने के लिए, जो इसकी मांग को पूरा करे, वो पेड़ लगाए गए। अब देखेंगे, अब वन विभाग बनता है। देखिए, वन विभाग बनता है कि तेजी से क्या होता है, तब बना। तेजी से खत्म होते जंगल की समस्या हल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1864 में वन विभाग की स्थापना की एवं 1865 में वन अधिनियम बना। दोनों जो है शब्द याद रखिएगा, अधिनियम कब बनता है, 1865 में, और वन विभाग कब बनता है, 1864 में। वन विभाग का वन विभाग का काम था जंगल की कटाई पर निगरानी रखना और जब जो है नए जंगल लगाना, निगरानी भी रखेगा और नया जंगल भी लगाएगा। वन अधिनियम के तहत नए वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए तथा पुराने जंगलों को बचाने के लिए ढेरों नियम बनाए गए।
इन सब का असर यह हुआ कि आम लोगों और आदिवासियों का जंगल पर जो परंपरागत अधिकार था वो छिनने लगा। वे अब अपनी मर्जी से लकड़ी काटने, जानवर चराने, फल फूल इकट्ठा करने या शिकार करने के लिए जंगलों में नहीं जा सकते थे। यहाँ तक कि इनका जो है उनका जंगल में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। अभी तक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आदिवासी काफ़ी कुछ जंगलों पर निर्भर थे, लेकिन अब उस पर अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। एक नया कानून और आता है। 1878 में अंग्रेजों ने एक और जो है कानून बनाया। इसके तहत कब बनता है एक नया कानून? तो 1878 में। इसके तहत क्या काम हुआ? तो इसके तहत दो जंगलों को दो भागों में बांटा गया। बड़े जंगल को सरकारी जो है जंगल कहा गया, बल्कि आरक्षित जंगल घोषित किया गया। जो बड़ा जंगल था, आरक्षित जंगल या आरक्षित जंगल जो कि रिजर्व जंगल होता था, तो ये सरकारी जंगल था। सरकारी जंगल कहिए या आरक्षित कहिए, यह जंगल घोषित किए गए। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि सरकार ने वहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब आदिवासी वहाँ लकड़ियाँ चुनने या वन उत्पादों को प्राप्त करने नहीं जा सकते थे, जो आरक्षित हो गया है। वन विभाग के कर्मचारियों या व्यापारियों को ही वहाँ जाने की अनुमति थी, जो आरक्षित क्षेत्र था। और इसी कानून के तहत दूसरा नियम, इसी कानून के तहत जंगल के बाहरी इलाका, जो बाहर का इलाका था, को कुछ अन्य जंगलों को संरक्षित जंगल कहा गया। यहाँ पर कुछ और जंगल था, उसको भी संरक्षित जंगल कहा गया, जिसमें लोगों को जाने की छूट थी। जो बाहरी था ना, उसको वहाँ पर जाने की छूट थी, मगर वहाँ से वे केवल अपने काम की चीज़ें ही ला सकते थे। वे वहाँ पेड़ नहीं काट सकते थे या 2-3 दिन से ज़्यादा अपने जानवर भी नहीं चरा सकते थे। जो ये संरक्षित क्षेत्र, जो जंगल से नीचे का क्षेत्र होता था, बाहरी इलाका होता था, वहाँ पर जो है चराने के लिए तो उसको चारा भी नहीं मिलता था। ये सब कहानी हमने पढ़ा है। चलिए आगे है कि इन सब कानूनों व व्यवस्थाओं का असर यह हुआ कि आदिवासी लोगों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया। सदियों से जिस तरह के जीवन जीने के वे आदी थे, अब जो है वह अब संभव नहीं रहा। इसीलिए अब नए काम धंधों की तलाश में उन्हें जंगल और अपनी बस्तियों से बाहर आना पड़ा। मतलब जंगल से अब वो बाहर निकले। सांप जैसे बिल से निकलता है ना, उसी प्रकार ये मतलब उनका जंगल, मतलब बिल मतलब घर, तो घर से जैसे निकलता है कोई, उसी प्रकार ये अब अपने घर से निकल रहे हैं। ये मतलब जो उनका घर था वो अपने घर से निकल रहे हैं, ये समझिए। तो बस्तियों से बाहर आना पड़ा और उन दिनों वन विभाग का ज़्यादातर काम ठेकेदारों के द्वारा किया जाता था। कुछ ठेकेदार वन विभाग के लिए लकड़ी काटने का काम करते थे, तो कुछ जंगलों के आसपास सड़क बनाने का काम करते थे, ताकि जो है आवागमन सड़क से जंगलों का जो है हो, और जो भी हम पेड़ काटेंगे वो उसका आवागमन हो सके अच्छी तरह से। आदिवासी लोगों के पास अब कोई काम धंधा तो था, मतलब धंधा था नहीं, तो उन्होंने इन ठेकेदारों की नौकरी कर ली, जो पेड़ काटने, सड़क बनाने इत्यादि। यहाँ उन्हें तो मजदूरी मिलती थी, उससे उनका गुजारा तो हो जाता, मगर उनकी अन्य ज़रूरतों के लिए उन्हें ठेकेदारों और साहूकारों के आगे कर्ज के लिए हाथ फैलाना पड़ता था। जीवन में तो हर काम करना ज़रूरी है। खाना पीना तो आप खा ही रहे हैं, ये पूरा हो रहा है। बहुत सारे पर्व हैं, त्योहार हैं, खुशियाँ हैं, ये सब भी बाँटना ज़रूरी है। तो ये इसके लिए लोग जो है शादी विवाह के लिए कर्ज लेते थे ठेकेदारों से, साहूकारों से। ये सब जो है इससे वो कर्ज में फँसते हुए भी जा रहे थे। देखिए, साहूकारों से लिया गया कर्ज चुका पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। ये आदिवासी बहुत कम, बल्कि नहीं के बराबर पढ़े लिखे होते थे। जिसकी वजह से ये सूद की रकम या महाजन ने उन पर कितने रकम का बोझ डाला, इसे नहीं समझ पाते थे। सूद की रकम नहीं चुका पाने की वजह से उन्हें ज़मीन के साथ-साथ अपने पशुओं और हल-फाल आदि से भी हाथ धोना पड़ता था। सब कुछ नीलाम, सब कुछ गया। सब कुछ किसके साथ गया? साहूकारों के यहाँ गया। ये याद रखना है, महाजनों के यहाँ गया और हाथ धोना पड़ता था। आखिर में कर्ज नहीं चुकाने पाने की स्थिति में उनके पास साहूकार का बंधुआ जो है मजदूर बन के
काम करना पड़ता था। बनने के अलावा कोई काम मतलब चारा ही नहीं मिलता था कि हम उनके यहाँ रहकर अब काम करें, बंधुआ मजदूर बनकर। यहाँ पर जानकारी है, बेगारी किसको कहते हैं? तो बेगारी कहते हैं बिना वेतन या मजदूरी के काम करना, बेगारी करना हुआ। अब बेगार मतलब कोई मजदूरी नहीं देंगे, खाना पीना जो होगा 2 टाइम 3 टाइम देता था और जो है बेगारी करवाता था, काम बिना जो है मजदूरी का कोई रुपया नहीं। आगे यहाँ पर जानकारी है कि बंधुआ मजदूर, तो ये क्या होते थे? कर्ज चुकाने के लिए बिना वेतन के मालिक के ज़मीन पर तब तक काम करते रहना जब तक कि कर्ज की रकम सूद समेत ना चुक जाए। बंधुआ मजदूर, समझ गए? बिना काम किए कर्ज चुकाने के लिए जो कर्ज लिया है उस कर्ज को चुकाने के लिए तब तक काम करते रहो जब तक यह सूद सहित रकम चुक ना जाए। ये बंधुआ मजदूर हुए। आगे चलेंगे। ठेकेदारों व महाजनों के अत्याचार से बचने के लिए कई इलाकों के आदिवासियों को काम की तलाश में अपने निवास स्थल से दूर की जगहों पर भी जाना पड़ता था। वे असम के चाय बागानों तथा हजारीबाग एवं धनबाद के कोयला खदानों में भी काम करने के लिए जाया करते थे। ऐसी जगहों पर उन्हें ठेकेदारों के माध्यम से काम पर रखा जाता था। यहाँ भी ठेकेदार उन्हें बहुत ही कम मजदूरी देते थे और अधिक से अधिक मुनाफा अपने पास रख लेते थे। चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप बताइएगा कि लगान बंदोबस्त एवं जंगल अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने आदिवासियों के साथ कैसा व्यवहार किया? अभी आपने पढ़ा है, तो यदि आप उनमें से एक होते तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? तो ये देखिए, पहले तो बात ये है कि वो क्या थे, थोड़ा कम पढ़े लिखे होते थे। कितना जो है लग गया, मतलब कितना वो लगा देगा दाम, ये इसको कोई पता नहीं होता था। तो ये तो पहली बात है। और जंगल बंदोबस्त एवं जंगल अधिनियम के द्वारा क्या हुआ आदिवासियों के साथ? उनका जो घर है, उनका द्वार है, वो क्या हुआ, अब कुछ भी नहीं रहा। ना तो वो जंगल में जा सकते हैं, ना वो कंदमूल फल जो लेते थे, ना शिकार, ना रहना, वहाँ पर प्रवेश वर्जित कर दिया गया आरक्षित क्षेत्र में, जो अंग्रेजों के सरकार के अधीन आ गया। और जो कुछ क्षेत्र था नीचे का वहाँ पर दिया गया, लेकिन वहाँ पर भी कहा गया कि आप पेड़ पौधे को नहीं काट सकते, पेड़ को नहीं काट सकते, जो ज़रूरतें के सामान हैं वही मात्र लेंगे। वहाँ पर चारा भी कम होता था, 2 से 3 दिन तक आप वहाँ पर गाय को चरा भी नहीं सकते, रुक नहीं भी सकते थे। ये सारे आदिवासियों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। वो कहे थे कि मेरा जो है पूर्वजों का दिया गया, ये क्या है, पूर्वज का ज़मीन है, पूर्वज के जो हैं हमारे पूर्वज जो हैं वो इस ज़मीन पर वास करते थे, तो तुम्हारा कैसे हुआ? लेकिन अंग्रेज़ों के इस अधिनियम, और मतलब कि इससे पहले की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद ये हुआ, उसके बाद अधिनियम बनाया गया। जब जंगल जो है पूरा कटने लगा, ठेकेदार ने पूरा साफ करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर जो है अधिनियम बनाया गया। और अधिनियम के तहत 2 प्रकार के हो गए, यहाँ पर कानून बनाए गए। कानून जब बना तो यहाँ पर सब कुछ जो आदिवासी का अपना लगता था अब पराया हो गया। चलिए आगे देखेंगे। इससे जो है साहूकार, महाजन, ये बहुत फला फूला, लोग जो गैर आदिवासी था वो आकर यहाँ पर बस गया। अगर आपकी जो है राय हो, आपकी राय में क्या होता, तो देखिए, आप यहाँ पर कुछ जो है अशिक्षित वर्ग लोग था सबसे पहले, और शोषण यहाँ पर किया गया, आदिवासियों का शोषण हुआ है। तो शोषण को कैसे, तो ये लोग कुछ जो है पढ़े लिखे और अपनी प्रतिक्रिया के स्वरूप जो है बहुत सारे आंदोलन भी हुए। तो वही हुआ जो हम सोच रहे हैं, वही आंदोलन भी होता है। चलिए आगे देखेंगे कि ठेकेदार व महाजनों के अतिरिक्त इसी समय उन्हें शिक्षा देने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों का भी उनके इलाके में आगमन हुआ। अब देखिए, उनको शिक्षित करने के लिए ईसाई मिशनरी पहुंचता है। ईसाई मिशनरियों का वास्तविक उद्देश्य था जनजातीय क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना और उनका धर्म परिवर्तित करवाना। किसका? ईसाई का। और उन्हें आदिवासी के धर्म तथा उनकी संस्कृति की आलोचना करनी शुरू किया। मतलब आदिवासी का धर्म, उसकी संस्कृति का आलोचना करता था ये ईसाई लोग, और बहुत से आदिवासियों का धर्म परिवर्तन भी करा डाला। ईसाई मिशनरियों ने उन्हें यह प्रलोभन दिया कि वह सेठ, साहूकारों एवं महाजनों से उसकी रक्षा करेगी।
परंतु वास्तविकता कुछ और ही थी। ये मिशनरियों, सेठ, साहूकार, जमींदार एवं बिचौलिए के साथ मिलकर आदिवासियों का खूब आर्थिक शोषण एवं शारीरिक शोषण करती थी। यहाँ पर कुछ और कहा, यहाँ कुछ और कर रहा है। यही कारण था कि अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों के खिलाफ जनजातीय समाज के लोगों ने जगह जगह पर अस्त्र शस्त्र उठा लिए। जगह जगह पर अब अस्त्र शस्त्र साथ लिए, चलो अब हम तुमसे भिड़ जाएंगे। चलिए आगे है कि आदिवासियों की एक खास बात यह थी कि वे सभी गैर आदिवासी या बाहरी लोगों को अपना दुश्मन या शोषक नहीं मानते थे और उनके विरोधी नहीं थे। वैसे गरीब आदिवासी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनके सहायक की भूमिका निभाते थे, उनसे जो है गहरा सामाजिक संबंध था। यह अंग्रेजों के खिलाफ गोलबंदी करने में इनके मददगार भी होते थे। जो इनके साथ रहते थे वो मददगार भी होते थे। चलिए यहाँ पर है कि जनजातीय विद्रोह का स्वरूप क्या था। तो जनजातीय जो है विद्रोह होता है उसका स्वरूप हम अब देखेंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं कि आज हम जो है यहीं पर आपको रोकते हैं। जनजातीय विद्रोह का स्वरूप जो है अगले पार्ट में आपको हम ये कर देंगे, ठीक है। बड़ा वीडियो बन जाएगा, 1-1.5 घंटा का वीडियो बन जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि 1-1.5 घंटे का वीडियो बने, पार्ट पार्ट पर आएगा तो आप समझ भी लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम आज ही आपको ये वीडियो देंगे लेकर, ठीक है। दोनों वीडियो आज ही आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। चलिए जनजातीय विद्रोह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।